हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पॉलिटी का जो हमने सीरीज़ शुरू किया था उसके अंतर्गत 2 क्लास करा दिया है और आज जो आपकी क्लास होगी यह तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखने का काम करेंगे। दोस्तों, प्रस्तावना को देखने के पहले मैं आपको भारत के संविधान का कुछ रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान लिखा गया था वह मूल रूप से पेन से लिखा गया था। इसको टाइपिंग करके नहीं लिखा गया था और 2 भाषा में लिखा गया था। पूछेगा भारतीय संविधान की मूल प्रतियां कितने भाषा में लिखी गई थी, तो 2 भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी और हिंदी में। एक अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। मतलब हमारा संविधान मूल रूप से 2 भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी और हिंदी में। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जब यह पेन से लिखा गया था तो आखिर इसको किसने लिखा? तो पेन से लिखने का काम जो किए थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़दा। और भारतीय संविधान के जो हर पेज पे जो चित्र बनाया गया है या चित्रों को सजाया गया है, उसको सजाने का काम किए थे नंदलाल मतलब बोस ने। कौन किए थे? नंदलाल बोस ने। इनका पूरा नाम था आचार्य नंदलाल बोस। आप इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और हमारा संविधान को पेन से लिखने में लगभग 6 महीने का टाइम लग गया था, मतलब पेन से लिखने में। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब पेन से कोई चीज़ लिखते हैं तो एक लॉन्ग टाइम के बाद वह खराब होने लगता है। तो हमारा जो संविधान का मूल प्रतिया है, आखिर उसे खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाए? तो आज के डेट में मूल संविधान को भारतीय संसद के लाइब्रेरी में हीलियम गैस के बॉक्स में या चेम्बर में रखा गया है। याद रखिएगा, क्योंकि हीलियम गैस निष्क्रिय होता है और यह किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने का काम करती है। इसीलिए हमारे संविधान का मूल प्रति हीलियम के बॉक्स या चैम्बर में रखा गया है, जिससे वह सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आप समझ गए होंगे और कुछ मूलभूत, मतलब कहने का मतलब है कुछ ऐसे तथ्य से मैंने आपको रूबरू कराया जो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रस्तावना को शुरू करने का काम करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना को लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इसको देख लीजिएगा। हम इसके इम्पोर्टेंट शब्द या लाइन को आपको समझाने का काम करेंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसको बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े आपको। तो दोस्तों, हमारा संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, आपसे यह पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को। यह फैक्ट तो आपको याद होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए, आपके दिमाग में एक तथ्य आ रहा होगा कि आखिर प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की ज़रूरत क्यों? तो देखिए, प्रस्तावना का मतलब परिचय या भूमिका से है, जो संविधान का सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा। यह उन मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। यह संविधान को दिशा और उद्देश्य देता है। देखिए, इसको मैं बहुत ही रोचक रूप में समझाता हूँ आपको कि प्रस्तावना को एक आप मतलब फिल्म का ट्रेलर मान लीजिए और संविधान को आप पूरी फिल्म मान लीजिए। जैसे एक फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज होता है उसको आप प्रस्तावना समझ सकते हैं और पूरी फिल्म को संविधान समझ सकते हैं। तो एक शब्द में यदि आपसे पूछा जाए तो प्रस्तावना फिल्म का ट्रेलर है और संविधान, पूरा संविधान हमारा फिल्म के बराबर समान है। और यदि मतलब टेक्निकल शब्दों में कहा जाए तो एक प्रकार का परिचय है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो प्रस्तावना क्या है आप समझ चुके हैं। अब चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि प्रस्तावना में जो मतलब हमारा संविधान का जो मुख्य स्वरूप है, चाहे जो लक्ष्य है,
और जो पाने की तरफ हमें आगे बढ़ना है उसको एक तरह से बहुत ही सार रूप में समझाया गया है कि हमारा संविधान क्या चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या हमारा दर्शन होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। इसको बहुत ही करीने तरीके से एक संक्षेप रूप में यहाँ पे समझा दिया गया है, जिसको पढ़ कर ही हम समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रस्तावना कब बनी। आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए प्रस्तावना हमारा जो था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा संविधान का मतलब जो प्रस्तावना था किस पे आधारित है? तो वह उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपसे यही चीज पूछेगा कि इसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था, तो आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को हमारे संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। लेकिन यही क्वेश्चंस का मतलब पैटर्न को बदल दे कि कब संविधान सभा द्वारा इसे अपना लिया गया था, तब 26 नवंबर 1949 को। देखिए यहाँ 3 फैक्ट हो गया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपना लिया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इस फैक्ट को आप समझ गए। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों? तो देखिए, ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़े बिना प्रस्तावना को सिर्फ पढ़कर समझ सके कि हमारे पूरी संविधान का दर्शन क्या है, मतलब हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है, उसका दर्शन क्या है, यह हम छोटे से पाठ को ही पढ़कर समझ जाएं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल से आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन है कि यदि संविधान के किसी भी भाषा या किसी भी अनुच्छेद को पढ़ने पर वह असंदिग्ध मतलब प्रतीत हो, चाहे भाषा स्पष्ट नहीं हो, तो उसको समझने के लिए हम प्रस्तावना का सहारा लेंगे। शायद आप प्रस्तावना का मतलब या जरूरत क्यों है आप समझ चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? तो देखिए प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मतलब अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर हम लोगों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को ग्रहण किया था। नेक्स्ट, इस बात को तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, अमेरिकी संविधान से। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना में मुख्य जो वर्ड हैं अर्थात शब्द हैं उसका क्या अर्थ है। इसको हम लोग काफ़ी संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे, जिससे यदि क्वेश्चंस आए तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लें। चलिए, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? इसका आशय है भारत के लोग ही संविधान के शक्ति का स्रोत हैं। देखिए हमारा संविधान शक्ति को कहाँ से ग्रहण करता है? तो इस देश के नागरिकों से ग्रहण करता है, यहाँ के लोग से ग्रहण करता है। मतलब यहाँ लोक प्रभुता है और लोग ही संप्रभु हैं। तो हमारा भारत का जो संविधान है वह भारत के लोगों से ही शक्ति को ग्रहण करता है। इसीलिए हमारा संविधान शुरू होता है हम भारत के लोगों से। अब नेक्स्ट जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, संप्रभुता, इसका आशय क्या है? तो भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कहने का मतलब है कि हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में किसी का दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा देश है वह अपने हर मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। इस पे किसी भी देश का बाहरी दबाव या मतलब कहने का मतलब है किसी प्रकार का मतलब दबाव नहीं हो सकता है। या आप इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि हम अपने मामले में खुद डिसीजन ले सकते हैं। मतलब हमारे डिसीजन पर किसी का दबाव नहीं होगा और किसी के कहने पर हम डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जिससे हित सधेगा हम वही काम करेंगे। एक और बात मैं आपको मतलब समझाता हूँ संप्रभुता का।
कि देखिए, मान लीजिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं और आप अगर कोई काम करना है, तो आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। आपको किसी काम करने के लिए कोई दबाव ना बनाए, चाहे आपके ऊपर कोई यह नहीं कहे कि ये करो या वह करो। तो आप अपने घर में संप्रभु हैं। उसी चीज़ को एक राष्ट्र के ऊपर लागू करिए। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में जो देश अपना स्वतंत्र निर्णय लेता है वह संप्रभु है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया आज़ाद होने के बाद 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो किसी भी मतलब संगठन का आप मेंबर बनते हैं तो उसका कुछ शर्त होता है। तो क्या संप्रभु यहाँ पे इंडिया है? तो बेशक है, क्योंकि देखिए किसी भी संगठन का जब हम सदस्यता लेते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रहेंगे या न रहेंगे, या यदि हम चाहेंगे तो उसका मेंबर रह सकते हैं, यदि चाहेंगे तो हम नहीं भी रह सकते हैं। तो यह मेरा स्वतः डिसीजन है। तो इसलिए आज के डेट में भी हम लोग स्वतंत्र हैं, चाहे कितने भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी देश मेंबर हो, चाहे इंडिया मेंबर हो, लेकिन अपना एक्सटर्नल और इंटरनल मामले में यह संप्रभु है। तो संप्रभुता का अर्थ शायद आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट, समाजवादी। देखिए, समाजवादी का अर्थ क्या होता है? देखिए, इंडिया में समाजवाद का अर्थ लोकतांत्रिक समाजवाद से लेते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें गरीबी, अज्ञानता, बीमारी जैसे अवसर की असमानता को समाप्त करके समानता पे बल देना। मतलब ऐसा व्यवस्था बनाना जिससे सामाजिक समानता स्थापित हो सके हमारे राष्ट्र के अंदर। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऐसा कुछ विशेषाधिकार नहीं हो जिससे कुछ लोगों को ही फायदा हो, बल्कि एक प्रकार से सामाजिक समानता स्थापित करना ही लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है। इस तथ्य को आप समझ गए? एक लाइन में समझिए, एक वर्ड में, कि सामाजिक रूप से समानता स्थापित करने का प्रयास करना ही लोकतांत्रिक समाजवाद का मूलभूत उद्देश्य है। अब चलिए इसको देखते हैं। इसका आशय है भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार से हो जिसमें सभी वर्गों के विकास के लिए उचित वातावरण परिस्थितियां प्राप्त हो, जिससे आर्थिक असमानता कम से कम हो। यह समझ गए आप? अब चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं, पंथ निरपेक्षता। अब देखिए, पंथ निरपेक्षता, कहीं कहीं आपको धर्म निरपेक्षता भी मिलता होगा। तो देखिए, हमारे देश में मतलब हम धर्म से निरपेक्ष नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडियन कल्चर में धर्म का अर्थ और वेस्टर्न कल्चर में धर्म का अर्थ दोनों का अलग अलग है। भारतीय संदर्भ में धर्म का अर्थ होता है स्व कर्तव्य से। स्व कर्तव्य से क्या होता है? स्व कर्तव्य अर्थात नैतिक दायित्व से। तो और वेस्टर्न कल्चर में क्या अर्थ होता है धर्म से? रिलीजन से लेते हैं वहाँ। मतलब वेस्टर्न कल्चर में रिलीजन से लेते हैं, जबकि हमारे देश में धर्म का अर्थ होता है स्व कर्तव्य। तो हम स्व कर्तव्य से निरपेक्ष नहीं रह सकते हैं। मतलब स्व कर्तव्य से या नैतिक दायित्व से हम निरपेक्ष नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता शब्द का चयन किया। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं स्व कर्तव्य का मतलब क्या होता है या नैतिक दायित्व का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि हमारा दोस्त किसी संकट में घिरा हुआ है, तो हमारा स्व कर्तव्य क्या होगा? अपने दोस्त को संकट से निकालना। तो एक सिंपल लाइन में समझ लीजिए कि हम अपने स्व कर्तव्य से निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, मतलब तटस्थ नहीं हो सकते हैं, जबकि पंथ मतलब संप्रदाय से तटस्थ हो सकते हैं, लेकिन धर्म से नहीं हो सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में धर्म का मत अर्थ रिलीजन से होता है, इसलिए वहाँ धर्म से निरपेक्ष रहने का गवर्नमेंट काम करती है। हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग धर्म का अर्थ स्वयं कर्तव्य से लेते हैं, मतलब नैतिक दायित्व से लेते हैं। अब चलिए इसका सिंपल सा लाइन पढ़ देते हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है। कहने का मतलब कि इंडिया में आप देखिएगा राज्य का कोई अपना स्पेशल धर्म है क्या? नहीं है, क्योंकि देखिएगा कि 25 से 28 लेकर 28 अनुच्छेद तक सभी को धार्मिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब हमारे देश में कोई भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है।
कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है और राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने का काम करेगी और राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। चलिए दोस्तों, आप शायद इस वर्ड को समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखने का काम करते हैं हम लोग, लोकतांत्रिक। अब देखिए लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, इसको आप तोड़िएगा तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोक प्लस तंत्र। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, अर्थात जनता का शासन। इसका आशय है ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। दोस्तों एक और शब्दों में इसे समझा जा सकता है कि लोकतंत्र का मतलब होता है समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पे आधारित सरकार, जिसको जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है और वह जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मतलब लोकतंत्र में एक नियत समय में हम किसी सरकार का चयन करते हैं, मतलब और फिर नियत समय पे यदि वह अच्छा नहीं करेगी तो उसे बदल भी देते हैं। मतलब यहाँ जनता ही संप्रभु है और जनता ही जनता के द्वारा शासन करती है। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र का मतलब होता है, एक सिंपल लाइन में आप समझना चाहेंगे तो जनता का शासन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, गणराज्य या गणतांत्रिक जो भी हो, इसका आशय है ऐसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक या वास्तविक प्रमुख जनता के द्वारा या उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है तथा वह वंशानुगत नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिए गणराज्य, गणतंत्र या गणराज्य एक ही होता है। देखिए देश का जो प्रधान होगा ना, मतलब जो संवैधानिक प्रधान होगा, वह जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। यह वंशानुगत नहीं होगा। जैसे देखिए इंग्लैंड में क्या है, जो राज्य का प्रमुख है वह वंशानुगत है, मतलब राजा या महारानी होती है। जबकि देखिए कि इंडिया में क्या है कि यहाँ पे जो संवैधानिक प्रमुख या राज्य का प्रधान, जो देश का प्रधान होता है, वह चुना जाता है। अब देखिए अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ का देश का प्रधान चुना जाता है, संवैधानिक प्रमुख, जबकि इंडिया में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब हमारे देश के जो राष्ट्रपति को हम लोग अप्रत्यक्ष चुनते हैं ना, मतलब हम लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति को चुनने में किनका योगदान होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, यह तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और उनको कौन चुनता है, तो उनको जनता चुनती है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को जनता ही चुनती है, जबकि अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। और इंग्लैंड में वंशानुगत होता है, वहाँ पे उसका बेटा ऐसे ही चला आ रहा है, तो वहाँ पे वंशानुगत है, जबकि इंडिया में वंशानुगत नहीं है, जब यहाँ के संवैधानिक प्रमुख को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। शायद आप समझ गए होंगे कि गणराज्य या गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अब देखिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसका आशय है भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की जाए जिससे वे अपना विकास कर सके। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति को अपना डेवलपमेंट करना है या विकास करना है तो उसको आज़ादी चाहिए। बिना आज़ादी के वह मतलब खुद को विकास नहीं कर सकता है। जैसे एक राइटर को मतलब अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए उसको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, तभी वह खुद को डेवलप कर पाएगा। तो कहने का मतलब है स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता 5 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो विचार की स्वतंत्रता, मतलब विचार करने की स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी विचार कीजिए, कुछ भी सोचिए। क्योंकि देखिए एक कवि और एक लेखक जब तक विचार नहीं करेगा उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ नहीं आएंगे और वह अच्छे अच्छे चीज़ नहीं लिख पाएगा। मेरे को लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ आविष्कार हुआ है या कोई भी चीज़ डेवलप होता है, सबसे पहले वह विचार के स्तर पे आता है और विचार के स्तर पे आने के बाद ही वह वास्तविक स्वरूप में आता है। देखिए एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि जैसे एक अगर साइंटिस्ट है या मान लीजिए कि एक कोई मतलब क्या बोलते हैं, एक मतलब बढ़ई है, तो उसके दिमाग में पहले एक कुर्सी वो चेयर बना रहा है तो उसके दिमाग में पहले एक चेयर का खाका आएगा, विचार के स्तर पे पहले आएगा कि ऐसे बनाना है।
और जब पहले विचार के स्तर पे आएगा तब उसको वह यथार्थ के स्तर पे निर्माण करेगा। तो कोई भी चीज़ पहले विचार के स्तर पे डेवलप होता है, तभी वह यथार्थ के स्तर पे विकसित होता है, जिसको हम लोग भौतिक रूप में देखते हैं। तो विचार की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। देखिए, हम किसी भी माध्यम में अभिव्यक्त कर सकते हैं, चित्र बना के, बोलकर या किसी भी तरीके से। तो हमें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। तीसरी स्वतंत्रता है आपको उपासना की स्वतंत्रता है। मतलब आप किसी भी तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा आप बैठ के पूजा करो, खड़े होकर पूजा करो। हमारी मन, हम कैसे भी पूजा कर सकते हैं। चौथी प्रकार का मतलब है कि धर्म, मतलब धर्म की स्वतंत्रता। हम कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब रोक नहीं है कि हम इस धर्म को माने या उस धर्म को नहीं माने। तो दोस्तों, आप विचार मतलब स्वतंत्रता समझ गए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। मतलब हम किसी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं। मतलब मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि हम किस चीज़ पे विश्वास करें, हम किस चीज़ पे विश्वास नहीं करें। जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास करता है, कोई व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं कि तुम विश्वास करो ही। यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह विश्वास करे या ना करे। तो विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। चलिए दोस्तों, शायद आप स्वतंत्रता का मतलब समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता का एक व्यक्ति के विकास में, चाहे एक व्यक्तित्व के विकास करने में कितना अहम योगदान है, आप इस तथ्य से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट न्याय को देखते हैं। देखिए, न्याय का जो अर्थ होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा भेदभाव की समाप्ति प्राप्त हो। देखिए, न्याय 3 प्रकार का होता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म, रंग के आधार पे भेदभाव नहीं करना, बल्कि समान रूप में मानना। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों का इस तरीके से वितरण किया जाए कि कोई किसी का शोषण न कर पाए। मतलब शोषण मुक्त समाज का होना ही आर्थिक न्याय होता है। अब देखिए, तीसरी प्रकार का न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय। मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को आप यह नहीं कह सकते हैं कि तुम इसको वोट दो या उसको वोट दो, या तुम चुनाव में मत लड़ो, मैं लड़ूंगा, तुम बैठ जाओ। उसको मतलब किसी भी व्यक्ति को वह मत मत कहने का मतलब कि उसको चुनाव में लड़ने का अधिकार, किसी को वोट देने का अधिकार, मतलब इस प्रकार का उसको राइट है। एक प्रकार से राजनीतिक रूप से मतलब समानता, मतलब राजनीतिक न्याय हुआ इसका मतलब। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समता। समता या समानता, कुछ भी कहिए। इसका आशय है समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव से समाप्त करना। अब देखिए, समानता का मतलब क्या होता है? आप सीधा सा समझ लीजिए कि मतलब समानता का मतलब होता है कि समाज में विशेषाधिकार का अभाव होना। मतलब एक प्रकार से सामाजिक समानता और बराबरी पर बल देना। मतलब सब लोग समान हैं। एक व्यक्ति के नाते किसी को भी विशेषाधिकार नहीं हो सकता, बल्कि मानव होने के नाते सभी समान हैं। संक्षेप में आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट, बंधुत्व। इसका आशय है सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भाव पैदा होना। देखिए दोस्तों, बंधुत्व को मतलब भाईचारा, मतलब एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे हमारे समाज में मतलब सभी के बीच भाईचारा का विकास हो। मतलब भारत के नागरिकों में एक ऐसा जुड़ाव बने जिससे मिलजुल कर हम लोग देश का विकास करने में अपना योगदान दें, समाज के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। यह कैसे होगा? जब हम लोगों के बीच में भाईचारा, बंधुत्व, प्यार का भाव होगा। और जब तक यह भाव नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ का विकास में योगदान नहीं दे सकते। इसलिए बंधुत्व, भाईचारा और प्यार का भाव होना आपस में बेहद ज़रूरी है। हम लोगों ने प्रस्तावना के इम्पॉर्टेंट शब्द का अर्थ समझ लिया है। यदि आपको समझने में दिक्कत या प्रॉब्लम कहीं भी हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट
पॉइंट हम लोग देखने का काम करते हैं। कभी कभी मतलब परीक्षा में आपसे यह पूछ देगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में यह बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपका आंसर होगा बेरूबारीवाद, मतलब पूरा इसको बोलते हैं बेरूबारी यूनियनवाद में। बेरूबारीवाद कब पर सुप्रीम कोर्ट ने कब डिसीजन दिया था, तो 1960 में। बेरूबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उसी समय एक निर्णय और दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन संविधान के किसी तथ्य में या किसी अनुच्छेद में या किसी भाषा में असंदिग्धता लगे या उसका अर्थ न समझ में आए, तो उसके अर्थ को क्लियर करने के लिए हम प्रस्तावना का सहारा लेंगे या ले सकते हैं। यह बेरूबारी यूनियनवाद में ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो आपसे बस एक चीज पूछेगा कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा बेरूबारीवाद यूनियनवाद में 1960 में यह डिसीजन आया था। अब देखिए नेक्स्ट केस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में, जिसको 1973 में डिसीजन आया था। देखिए अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों बेरूबारीवाद का जो डिसीजन था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसको केशवानंद भारतीवाद में बदल दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसमें यह भी जोर दिया गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। लेकिन एक बात को यह भी जोर दिया कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल ढांचा में सकारात्मक संशोधन तो कर सकती है, मतलब उसको स्ट्रांग बना सकती है, बट उसको कमजोर नहीं कर सकती है। मतलब नेगेटिव मतलब नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब मूल ढांचा में वैसा संशोधन नहीं करना है जिससे हमारा संविधान कमजोर हो जाए या प्रस्तावना कमजोर हो जाए। मतलब सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, मतलब स्ट्रांग बना सकते हैं, लेकिन संशोधन करके आप उसको कमजोर नहीं बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, आप शायद इस तथ्य को समझ गए होंगे। अब चलिए प्रस्तावना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट देखने को मिल जाए। देखिए नेक्स्ट कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो 73 शब्द है। इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे। जैसे कैसे आप पूछ देता है कि प्रस्तावना के शब्दों का जो मतलब क्रम है उसको सजाइए, तो आप कभी पूछ दे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द है, तो 73 शब्द है। एक जागरूक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इतना ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि देखिए भारतीय संविधान में मतलब भारतीय संविधान के प्रस्तावना, दोस्तों यहाँ पे छूट गया है, प्रस्तावना आप कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो आपका आंसर होगा एक बार। भारतीय संविधान में एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए इसमें कितना क्वेश्चन बन गया कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ, तो 1976 में। अभी तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार। किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और संशोधन करके क्या जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया और अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं लगभग सभी एग्जाम में बार बार। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को किस देश की क्रांति से लिया गया है, चाहे कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है या फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। जैसा पूछे आप वैसा आंसर दीजिएगा।
नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम लोग कि भारतीय प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया था। तो आपका आंसर होगा रूस की क्रांति, मतलब रूस की 1917 की क्रांति से लिया गया था। इसको भी आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अंतिम वाचन में चुना गया था। इसको ध्यान रखिएगा, 3 वाचन हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और तीसरे में प्रस्तावना को अपना लिया गया था। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को, मतलब प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा किस वाचन में अपनाया गया था। तो तीसरा, और तीसरे को ही अंतिम वाचन बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब 3 वाचन हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो अंतिम वाचन में इसे चुना गया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब देखिए, परिवर्तनीय का मतलब कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो आपका आंसर होगा 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आपसे कभी मिलाने के लिए पूछ देगा कि कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपको 5 स्वतंत्रता याद रहेगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ऊपर हमने आपको व्याख्या करके समझा दिया था इसको, तो दोबारा इसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसको भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है कि सामाजिक न्याय मतलब कि जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। आर्थिक न्याय मतलब उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से वितरण करना कि जिससे सभी को न्याय प्राप्त हो सके। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी को मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार समान रूप से हो। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का बात का उल्लेख किया गया है। तो 2 प्रकार की समानता की बात का उल्लेख किया गया है। कौन कौन? तो एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। मतलब कि आप किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते हैं कि मतलब यह उच्च कुल का है या निम्न कुल का है या ऐसा है वैसा है और प्रतिष्ठा के आधार पे आप भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मानव होने के नाते पूरी तरह से समान है और प्रतिष्ठा के स्तर पे उनको समान रूप से मानने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए दूसरी समानता क्या है? अवसर की समानता। देखिए अवसर की समानता को आप ऐसे समझिए, अवसर की समानता का मतलब होता है कि मान लीजिए कि 2 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए 2 एग्जाम देना होगा पीटी मेंस, और किसी को आप कहेंगे कि तुम एक ही परीक्षा देकर पास कर सकते हो। नहीं, यदि आपको एग्जाम लेना है तो सभी के लिए एक ही प्रकार के नियम होगा, और यदि आप 2 एग्जाम लेंगे तो सभी को 2 एग्जाम देकर पास करना होगा। एक एग्जाम देंगे तो सभी को एक एग्जाम लेना होगा। या मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि यदि किसी को 4 अवसर दे रहे हैं तो सभी को 4 अवसर देंगे, मतलब सभी को 4-4 अवसर मिलेगा। मतलब उसके लिए समान रूप से, मतलब बराबरी का दर्जा देना, मतलब सभी को समान अवसर मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आरक्षण क्यों मिलता है। तो देखिए आरक्षण का टॉपिक बेहद लंबा है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ एक शब्द में आपको बता देते हैं कि आरक्षण सकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक भेदभाव का मतलब होता है कि जो समाज में काफ़ी पिछड़ गए हैं विकास के रास्ते में, उनको वहाँ से उठाकर विकास के रास्ते पे चलाना है। मतलब उसको उन स्थिति में पहुँचा देना है जहाँ से वह मतलब उसकी बराबरी कर सके, जो मतलब बहुत विकसित हो गए हैं, चाहे जो डेवलप हो गए हैं। और जिस दिन सब लोग समाज में उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। मतलब आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है। इसको हम लोग आगे डिटेल्स में देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान की प्रस्तावना, मतलब आपसे पूछेगा संविधान की कुंजी किसको कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को, कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी।
जैसे चाबी से कैसे ताला खोल देते हैं, ताला खोलते हैं ना, ताला खुल जाता है। तो कहने का मतलब संविधान की चाबी कैसे, प्रस्तावना मतलब संविधान की चाबी कैसे है। तो देखिए यहाँ वही बात आती है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में अगर समझने में दिक्कत हो या उसकी भाषा असंदिग्ध हो तो प्रस्तावना के मूल भाव को पढ़कर उसके अर्थ को समझा जा सकता है या उसके आधार पर डिसीजन लिया जा सकता है। इसीलिए संविधान की इसको कुंजी कहा गया है। आप इस चीज को समझ गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। आपसे पूछेगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आपका आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव द्वारा। अब देखिए यही नोट करके मैंने आपको बता दिया है कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यदि आपसे पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो अनुच्छेद 32 को टिक करेंगे आप। और यदि पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो तब आप टिक करेंगे ठाकुरदास भार्गव द्वारा। दोनों में आप डिफरेंस यहाँ समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने बोला था, तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोले थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको हूबहू। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए यह एक रोचक तथ्य है, एग्जाम में नहीं आएगा बट फिर भी आप इसको समझ लीजिए कि संविधान का पहला पेज किनके चित्र से शुरू होता है, तो भगवान राम जी के चित्र से शुरू होता है। इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, संविधान जो लिखा गया उसमें कितने शब्द हैं, तो 1,46,000 शब्द है संविधान में हमारे। अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि संविधान के मूल प्रति कितने भाषा में लिखी गई है, तो 2 भाषा में लिखी गई है। किस किस में, तो हिंदी और अंग्रेजी में। और लिखा किससे गया है, तो पेन से लिखा गया है। और पेन से लिखने में कितना टाइम लगा, तो 6 महीने लगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने बोला, तो B.R. अम्बेडकर ने बोले थे, B.R. अम्बेडकर बोले थे। मतलब संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट, प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली है, यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, किसने कहा था, तो के मुंशी बोले थे। किसने बोला था, के मुंशी बोले थे। इसको आप हूबहू याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने बोला था, तो ए पालकी वाला बोले थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि तथ्य कोटेशन से रिलेटेड मतलब पूछते हैं सवाल, तब आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप यह याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया था। देखिए क्वेश्चंस यदि आपसे पूछे कि संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन पूछेगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। दोनों में आप अंतर समझिएगा, भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना अमेरिका। दोस्तों प्रस्तावना को हमने बेहद अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आपको, और मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, आंसर हम देंगे। अब चलिए प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखने का काम करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना को। तो किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। जबकि आपसे पूछेगा कि 32 को किसने कहा था, अनुच्छेद 32 को, तो भीमराव अंबेडकर ने बोला था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो आपका आंसर होगा पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक पंथ निरपेक्षता आपका हो गया, दूसरा अखंडता हो गया, तीसरा आपका समाजवाद हो गया। आप समझ गए, एक पंथ निरपेक्षता, दूसरा समाजवाद, तीसरा अखंडता।
अब देखिए, अब इसमें देखिए तीनों वर्ड में गणतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, प्रभुत्व संपन्न नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पंथ निरपेक्षता। अब चलिए, भारत की प्रस्तावना शुरू होती है किस शब्द से? तो हम भारत के लोग से, इसका आंसर होगा। अब देखिए, हम भारत का लोग का मतलब, क्योंकि संविधान के शक्ति का स्रोत भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारा प्रस्तावना भी शुरू होता है हम भारत के लोग से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो आपका आंसर होगा बेरूबारी यूनियन वाद में 1960 में यह निर्णय हुआ था। लेकिन आपसे पूछ देगा कि सर्वोच्च किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? दोस्तों, यहाँ मेरे को बोलने में मतलब गलती हो गया, मतलब गलत हमने बोल दिया आपको। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो आप कहेंगे केशवानंद वाद में, केशवानंद वाद में कहा गया था। लेकिन आपसे पूछेगा कि किस, मतलब क्या बोलते हैं, किस निर्णय में यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, नहीं है? तो आप कहेंगे बेरूबारी यूनियन वाद में 1960 में, जबकि केशवानंद कब हुआ था? डिसीजन 1973 में। इसी समय मूल ढांचे का भी मतलब सिद्धांत दिया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछता है। तो किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद वाद में। आपसे पूछेगा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तब आपका आंसर होता है बेरूबारी यूनियन वाद में। लेकिन यहाँ जो हम प्रश्न आपसे पूछे हैं, मतलब संविधान का अंग है, तो यहाँ आपका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनना है। देखिए, प्रस्तावना में अवसर की समानता का उल्लेख है, हाँ सही है। राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्तावना में निहित है, ये भी सही है। अब देखिए दोनों सही है, तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन यही रहा था कि संविधान की प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? तब आपका आंसर होता ऑस्ट्रेलिया। आप समझ गए, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताएं। तो देखिए इसका आंसर डी हो गया, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इसको सीधा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी मिलाने के लिए आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, मतलब कौन इसमें मतलब से प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, आप देखिए, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, संघवाद नहीं है। प्रस्तावना पढ़िएगा तो संघवाद कहीं आपको नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अब देखिए नाइन्थ मतलब लास्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना की वैधानिक प्रकृति क्या है? तो देखिए यह परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब होता है कि न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता, मतलब यह परिवर्तनीय नहीं है, इसका आंसर होगा। दोस्तों, हम लोगों ने प्रस्तावना कर लिया, इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिया। आप इसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा और आप इसको समझकर याद कर लीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास रखिए और इसको अच्छे से कीजिए। और दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक मैं आगे के क्लास में लाऊंगा, और अब मेरा प्रयास होगा कि मैं एक टाइम हिस्ट्री का वीडियो लाऊं और एक टाइम पॉलिटी का वीडियो लाऊं। और दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय टू समय मतलब यह पता चले कि कब वीडियो आ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।